हेलो एवरीवन। मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल लेट्स जॉइन केडी पर आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस का लेसन नंबर 5 जो कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को स्टार्ट करेंगे। तो जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम की जिसमें साइंस आती है, जैसे कि केवीएस, एनवीएस या कोई भी टेट, एसएससी, रेलवे, सभी में साइंस आती है, तो उस पोर्शन में के लिए आपको ये वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है और यहाँ से आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। और भी हमने क्लास 8th की भी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हो। क्लास 8th, क्लास 7th, क्लास 6th एनसीईआरटी हमने कवर करवा रखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 5, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक यूनिट। क्या मतलब है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो सबसे बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, वो क्या है? आपकी सेल है। तो चैप्टर का नाम सेल भी बोल सकते हैं, या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? हमारी सेल। एक नंबर का यही क्वेश्चन बढ़ जाता है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, तो हम बोलेंगे सेल। कोर के बारे में बात हो रही, कोर क्या है? तो कोर्क इज ए सब्सटेंस विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। कहां से आया था कोर्क? बार्क ऑफ ट्री, यानी कि पेड़ की छाल से। दिस वाज इन 1665 की बात है, जब रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज करी थी? सेल की खोज करी थी। ठीक है भाई। और किसके थ्रू करी थी? तो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। ये क्वेश्चन बढ़ जाता है कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज करी? सेल की खोज करी। कब करी? 1665 ईस्वी में, और सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से। और जो ये छोटे छोटे बॉक्स जब उसने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको नाम दिया सेल, क्योंकि सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। यहां से आप पिक्चर देख सकते हो। ओनियन की सेल देखोगे तो उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट, लिटिल रूम दिख रहे हैं। इन्हीं को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया, छोटे छोटे कंपार्टमेंट। और हर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे यूनिसेलर हो चाहे मल्टीसेलर हो, सभी किसके बने हुए हैं? इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बने हैं, जिनका नाम है सेल। उसके बाद में हम बात करें वाई आर दीज स्ट्रक्चर, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर कैसे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि बॉडी चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, उससे सेल का कोई लेना देना नहीं है। सेल का एक अपना खुद का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि बात करें, सबसे लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो नर्व सेल होती है। सबसे बड़ी सेल की बात करें, लार्जेस्ट की बात करें, लार्जेस्ट तो ओस्ट्रिच के एग की होती है। किसकी होती है? ओस्ट्रिच एग, जो शतरमुर्ग का अंडा होता है उसकी सबसे बड़ी सेल पाई जाती है। और सबसे छोटी बात करें तो माइकोप्लाज्मा, यानी कि पीपीएलओ। ठीक है भाई, सबसे छोटी सेल उसकी पाई जाती है। तो इससे साइज से डिपेंड नहीं करता है कि जैसे हाथी है तो उसकी सेल बड़ी मिलेगी, या कोई छोटा चींटी है तो उसकी सेल छोटी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं सेल की डिस्कवरी। तो आपको बताई दी गई थी कि 1665 में करी थी, रॉबर्ट हुक ने खोज करी थी। उसके अलावा ये कैसी सेल थी? डेड सेल की खोज करी थी। किसकी? डेड की। ही ऑब्जर्व द सेल इन द कॉर्क स्लाइस, ये भी बता दिया। कॉर्क स्लाइस से, कॉर्क क्या आया? जो पेड़ की छाल से, विद द हेल्प ऑफ परमिटिव माइक्रोस्कोप। उस माइक्रोस्कोप का नाम है परमिटिव माइक्रोस्कोप। उसके बाद में आया लियोन हुक, 1674 की बात है, 1665 में खोज हो चुकी थी। उसने क्या करा? इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप करा, एक माइक्रोस्कोप को इंप्रूव करा, और उसने फ्री लिविंग सेल की खोज करी। किसकी? फ्री लिविंग सेल की, यानी कि लिविंग सेल की खोज की बात करें तो लियोन हुक का आंसर आएगा। लिविंग, ये डेड थी भाई है। और इन दी पॉन्ड वाटर, कहां मिली? पॉन्ड वाटर में मिली फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है भाई, यहां खोज हुई थी। उसके बाद में बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे, 1831 की बात थी जब न्यूक्लियस की खोज हुई थी। ठीक है भाई। अब आते हैं पुरकंजे के ऊपर। इन 1839 की बात करें तो कोइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म। तो पुरकंजे ने किसकी खोज करी? प्रोटोप्लाज्म की। फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ दिस सेल, जो सेल के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस मिलता है, फ्लूइड सब्सटेंस मिलता है, उसका नाम दिया गया प्रोटोप्लाज्म। किसने दिया? पुरकंजे ने दिया भाई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में आई सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस करें तो ऑल द प्लांट और एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल। किसके बने हुए? सेल के। एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अभी बता रहे थे ना कि सबसे जो फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट, वो क्या है? लाइफ की सेल है। वाज प्रेजेंटेड बाय द टू बायोलॉजिस्ट थे, सिल्डन एंड स्वान। तो क्वेश्चन यहां से बनता है सेल थ्योरी किसने दी? तो किसने दी है भाई? सिल्डन और स्वान ने दी थी भाई। ठीक है। उसके बाद में सेल थ्योरी वार फर्दर एक्सपेंडेड, उसको मॉडिफाई किया गया वीरचाउ ने। तो वीरचाउ ने क्या करा? सेल थ्योरी को मॉडिफाई करा। तो देखिए, सिल्डर और स्वान ने क्या दी? सेल थ्योरी दी, सेल थ्योरी दी, और उसको मॉडिफाई करा गया वीरचाउ ने भाई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।
और इन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक सजेशन भी दी कि जितनी भी सेल है ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। कहां से? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई 1940 के अंदर, तो इट वाज पॉसिबल टू ऑब्जर्व द अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल। तो उस सेल के अंदर और सारे चीजें दिखने लग गई, वेरियस ऑर्गेनल्स को हम पहचानने लग गए, क्योंकि तब तक 1940 में क्या आ चुका था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो और अच्छे से मैग्नीफाई कर पा रहा था। चलिए बहुत अच्छे, आप ये सारे पॉइंट नोट डाउन जरूर कर लेना। उसके बाद में हम बात करते हैं सिंगल सेल में बी कंस्ट्रेंट ए होल ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिंगल सेल कंस्ट्रक्ट करती है पूरे ऑर्गेनिज्म को। जैसे कि अमीबा, अमीबा की बात करें तो पूरी एक सिंगल सेल ही होती है। इसी प्रकार से क्लाज्मोडोमांस की बात कर लो, या पैरामीशियम की बात करिए, या बैक्टीरिया की, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलर, क्योंकि ये पूरी की पूरी इनकी जो बॉडी है वो एक ही सेल से बनी होती है, इसीलिए इसको यूनिसेलर, यूनि का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड मेनी सेल ग्रुप होती है, यानी कि जुड़ती है टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल बॉडी। एज्यूम डिफरेंट फंक्शन होते हैं, तो यानी कि वेरियस बॉडी पार्ट, जैसे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है उनको, जो बहुत सारी सेल से मिलकर बनते हैं उसको मल्टीपल मतलब मैनी, ठीक है। जैसे कि फंजाई की बात कर लो, प्लांट एंड एनिमल सेल की बात कर लो, एनिमल और प्लांट सब मल्टीसेलर में हम लोग आते हैं। एवरी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम ए सिंगल सेल, और हम लोग किससे बने? एक सिंगल सेल से बने हुए हैं। तो कोई भी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म भी है वो भी किससे बना है? सिंगल सेल से बना है। सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस ए सेल ऑफ देयर ओन काइंड, यानी कि जो सेल डिवाइड करती है अपने हिसाब से अपने आप को डिवाइड करती है। ऑल सेल दस कम फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जितनी भी नई सेल है वो किससे? पुरानी सेल से मिलकर बनती है या उन्हीं से प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप की सेल देख सकते हो, जैसे कि स्मूथ मसल्स इस तरह की मिलेगी आपको, ब्लड की सेल इस तरह से मिलेंगी। इसी प्रकार से हम बात करें नर्व सेल किस तरह से मिलेगी, और ये आपको न्यूरॉन की सेल मिल जाएगी। आपने स्ट्रक्चर तो देखा होगा, इस प्रकार का वो स्ट्रक्चर देखा होगा आपने 8th क्लास में, और इस तरह से स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है भाई, न्यूरॉन का। ओवम का देख सकते हो, बोन सेल है, हड्डी की सेल, स्पर्म सेल है, फैट सेल है। तो इस प्रकार से डिफरेंट टाइप के अलग अलग शेप अलग अलग हो सकती है सभी की भी है। चलिए बहुत अच्छा। शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर रिलेटेड टू दी स्पेसिफिक फंक्शन, जो उनकी शेप है और साइज है उनके स्पेसिफिक फंक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे कि अमीबा की सेल की बात करें तो अपनी शेप को चेंज कर सकती है ना। नर्व सेल की अलग ही शेप होती है, लंबी होती है, सबसे लॉन्गेस्ट भी बताई थी मैंने, क्योंकि इसको सिग्नल भेजने का काम होता है। तो उनके फंक्शन के आधार पर उनकी शेप अलग अलग हो सकती है। मल्टी सेलर में क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। जब बहुत एक सेल होगी तो सारा काम कौन करेगा? अकेली सेल करेगी। तो जब बहुत सारी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, यानी काम का बंटवारा। तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म सच है, जैसे कि ह्यूमन की बात कर लें तो डिफरेंट पार्ट होते हैं हमारी बॉडी में, तो अलग अलग काम होते हैं उनके, क्योंकि अलग अलग सेल के बने हुए हैं, अलग अलग टाइप की सेल का। जैसे अभी देखा था ना आपने, बोन सेल थी है ना, तो हड्डियां बनी हुई बोन सेल से। हमारा हार्ट है वो कार्डिक मसल से बना हुआ है ना, तो उसकी अलग सेल है। तो हार्ट टू पंप ब्लड, हार्ट का काम कैसे होता है? पंप करना ब्लड का, तो उसकी अलग टाइप की सेल मिलेगी। और स्टमक का काम क्या है? डाइजेशन करना। तो इस प्रकार से अलग अलग फंक्शन के आधार पर उनकी शेप अलग अलग हो सकती है। बहुत अच्छा। उसके बाद में बात करें, ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि एक स्पेशल फंक्शन करती है अलग अलग टाइप की सेल, सच एज मेकिंग ए न्यू मटेरियल इन दिस सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम दिस सेल एंड सो ऑन। ए सेल एबल टू लाइव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन, यानी कि एक सेल होती है वो अपने सभी फंक्शन कर सकती है, अपने आप एबल है वो करने के लिए, बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल मिलते हैं, सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, उनके बारे में भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। दीज ऑर्गेनल टुगेदर कंस्टिट्यूएंट ए बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल, और सभी सेल के अंदर ये छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट मिलेंगे जिनको हम सेल ऑर्गेनल कहते हैं भाई। बहुत अच्छे। उसके बाद में बात करें, सेल है जो स्पेशल कंपोनेंट अभी अभी बताया था, उसका नाम क्या है? ऑर्गेनल्स है। आगे बात करें, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, देखो दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, सबसे बाहर अगर कोई सेल के बाहर की लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है? आउटर मोस्ट कवरिंग, है ना, ऑफ द सेल, दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट। जैसे कि एक सेल है, यहाँ पे मैं सेल बनाऊं तो इस सेल के अंदर का जो मटेरियल है अलग है, बाहर का अलग है, तो बाहर के एनवायरमेंट से सेल के एनवायरमेंट को अलग कर रही है ना, तो इसी का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ द सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक लेयर है ना सेल के बाहर, ये इन
यानी कि कुछ सब्सटेंस को आने देती है, कुछ को नहीं आने देती है, इस सेल के अंदर से बाहर भी जाने की बात हो रही है। तो इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ चीजों को अलाउ करती है, कुछ को नहीं करने देती, वो उस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप के मटेरियल जाएंगे। तो इट इज ऑल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ दिस सम अदर मटेरियल, कुछ को रोक भी देती है, किसी को जाने देती है। तो सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर कॉल्ड ए सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, इसको एसपीएम भी कहा जाता है, यानी कि सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि कुछ चीजों को तो सेल के इनसाइड जाने देती है, कुछ को नहीं जाने देती। भाई इतनी बात समझ में आ गई। अब ये मूवमेंट होता कैसे है, बोल लिख रखा है ना, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस टेक्स प्लेस। तो सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल, सेल सेल में तो घूम लेंगी, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, किस प्रोसेस से जाएंगी, इन और आउट किस प्रोसेस से जाएंगी, डिफ्यूजन। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर पे पढ़ा भी चुके हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है, एक गैस का दूसरी से गैस के साथ मिक्स होना और हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ चले जाना। तो वी साथ देयर इज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन से कहां जाती है, हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से। जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन गैस जो ट्रांसफर होंगी डिफ्यूजन प्रोसेस से हो गई। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करें तो समथिंग सिमिलर हैपन इन दिस सेल, सेल में भी ऐसे ही होता है जैसे कि एनवायरमेंट में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि CO2 है, जो कि सेलुलर वेस्ट होता है, सेल के अंदर वेस्ट होता है और उसको निकालना जरूरी होता है। ठीक है भाई, तो उसके बाद में इन दिस सेल एक्सटर्नल एनवायरमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द CO2 इज लो एज कंपेयर टू दैट द इनसाइड ऑफ दिस सेल। अगर CO2 के अंदर कम है, बाहर ज्यादा है, तो बाहर से अंदर आ जाएगी। एज सुन एज देर इज ए डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2, क्योंकि हमेशा जाएगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर टू। इनसाइड एंड आउटसाइड दिस सेल CO2 मूव आउट ऑफ दिस सेल, यानी कि अगर सेल के अंदर, अगर ये सेल है, यहाँ पे CO2 की क्वांटिटी ज्यादा हो गई तो ये बाहर की तरफ चली जाएगी, फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। इस मेथड से ये मूव करेगी। भाई बात समझ में आ गई। सिमिलरली वही ऑक्सीजन का है कि ऑक्सीजन एंटर करेगी सेल के बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस से ही, व्हेन द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल डिक्रीज, जैसे ही सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई ऑक्सीजन की, तो ये ऑटोमेटिक सेल के अंदर चली जाएगी। और द डिफ्यूजन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी गैसियस एक्सचेंज, और गैसियस एक्सचेंज में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करते रहना। भाई एक ओस्मोसिस प्रोसेस के बारे में डिक्लेयर करेंगे कि द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर वाटर मूव करता है तो वो किस प्रोसेस से करता है, ओस्मोसिस से। भाई तो इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन द वाटर। देखो कि वाटर है, उसके अंदर कुछ सोलवेंट जोड़ दिया गया है, सोलवेंट, ठीक है, तो उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है ओस्मोसिस में। ठीक है, ये बात भी याद रखनी चाहिए। तो ओस्मोसिस इज द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से, जैसे डिफ्यूजन था ऐसे ही ओस्मोसिस है। ठीक है भाई, तो थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू जाती है टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन, जहां लो होगा कंसंट्रेशन वहां ये पहुंच जाएगी। भाई अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग कुड बी हैपन, कौन कौन सी हो सकती है। देखिए आपको यहां से तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि इफ द मीडियम सराउंडिंग, जो मीडियम है सेल के बाहर का, हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन, वहां पे वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, देन दिस सेल द मेंजिंग्स दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, अगर आउटसाइड का डाइल्यूट है, द सेल विल गेन वाटर, तो वहां से क्या हो जाएगा, सेल के अंदर पानी चला जाएगा। किस प्रोसेस से होगा, एस प्रोसेस से। तो सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर बाहर का सॉल्यूशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन उसकी ठीक है, तो क्या करेगा, यहाँ लो कंसंट्रेशन होगी यहाँ, तो यहाँ से चला जाएगा किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस प्रोसेस से, और उस सॉल्यूशन का नाम क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू पास, वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्री होते हैं पास होने के लिए अक्रॉस दिस सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट मोर वाटर विल कम इनटू दिस सेल देन विल लीव, द नेट रिजल्ट इन द वाटर एंटर सेल, द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप, ज्यादा पानी आएगा तो क्या हो जाती है, सेल फूल जाती है। भाई इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम कंसंट्रेशन दैट सेल, यानी कि मीडियम, जो बाहर का मीडियम और सेल का मीडियम अगर सेम आ जाए तो क्या होगा, द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन का क्या होगा बताइए, तो वो मूव नहीं करेगा, नो नेट मूवमेंट, कोई मूवमेंट ही नहीं होगा। सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक। तो ये याद करना कि बाहर वाला ज्यादा हो रहा है तो सेल के अंदर जा रहा था तो हाइपोटेनिक, और इक्वल है तो आइसोटोनिक। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद में बात करें, इन द मीडियम हैज ए लोअर, अगर मीडियम है सेल का, वो लोअर कंसंट्रेशन है वाटर ऑफ द सेल, मीनिंग इट इज वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, द सेल विल लूज द वाटर, तो सेल क्या करेगी, अपना वाटर को लूज कर देगी बाय द ऑस्मोसिस, सच सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। भाई आई होप आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बात करते हैं यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर।
ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर, उनको वाटर की जरूरत होती है थ्रू दी ऑस्मोसिस, भाई ऑस्मोसिस थ्रू पानी जाता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट रूट, देखो प्लांट्स की जो रूट होती है पानी को जब उसकी जरूरत पड़ती है पौधे को, तो प्लांट रूट में जो वाटर एब्जॉर्ब होता है ना वो किस प्रोसेस से जाता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस से ट्रांसफर करता है। जैसे कि एक पेड़ है उसके अंदर ये रूट है, तो यहाँ पानी है तो वो एब्जॉर्ब होता है किस प्रोसेस से होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस से एंटर करता है। तो डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज और वाटर इन द लाइफ ऑफ सेल। ठीक है भाई, बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लेक्सिबल है एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड और प्रोटीन। आपसे पूछ जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, तो आप क्या बताओगे, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई है, ये भूलना नहीं है आपको। आगे बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल द सेल टू एनगल्फ इन फूड, यानी कि अगर फ्लेक्सिबल अच्छी है सेल तो वो फूड को एनगल्फ भी कर लेगी, निगल लेगी अदर मटेरियल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे कि अमीबा, अमीबा की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है इसलिए फूड को स्वेलो कर जाती है, निगल लेती है भाई। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं सेल वॉल। क्या बोलोगे सर सबसे बाहर तो आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता दी, सेल वॉल कहाँ गई, तो ये ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है भाई। इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक और पाई जाएगी जो कि रिजिड देती है आउटर कवरिंग, यानी कि कोई भी सेल होती है प्लांट की उस रिजिड होती है, तो क्योंकि उसके बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होती है, इसका नाम दिया गया सेल वॉल भाई। बात समझ में आ रही है। द सेल वॉल लाई आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर मिलेगी। प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, जो प्लांट की जो सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट, और सेलुलोज क्या देता है, स्ट्रक्चर भी देता है और स्ट्रेंथ भी देता है प्लांट को, तो ये बात याद रखनी है। अब एक वर्ड है प्लाज्मोलाइसिस, क्या होता है, व्हेन द लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर, जब वो वाटर लूज करती है ऑस्मोसिस प्रोसेस से, और इससे क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। देखो पानी अंदर जाता है सेल में तो फूल जाती है, स्वेलो कर जाती है, और जब सेल के अंदर से पानी निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है भाई, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे। बात समझ में आ गई, चलिए बहुत अच्छा। आगे बात करते हैं, सेल वॉल परमिट करती है सेल ऑफ द प्लांट फंजाई बैक्टीरिया विद स्टैंड वेरी डाइल्यूट, ठीक है भाई, यानी कि हाइपोटोनिक में ये काम करती है। एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग इन सच ए मीडिया द सेल टेंड्स टू टेक अप द वाटर बाय द ओस्मोसिस, तो सेल किसके थ्रू लेती है, ओस्मोसिस प्रोसेस से पानी को अलाउ करती जाने के लिए। उसके बाद में न्यूक्लियस की बात करें तो याद रखना है, रिमेंबर द टेम्परेरी अमाउंट ऑफ ऑनियन पिल, आपने देखी थी जो प्रिपेयर करी होगी कभी स्कूल में, तो आयोडीन सोल्यूशन डाल देते हैं पिल के ऊपर। वाई, क्यों डालते हैं, ताकि उसके अंदर स्टेन हो जाए और वो आराम से पहचान में आ जाए भाई। बात समझ में आ रही है। चलिए अब अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन ऑफ द सेल गेट कलर्ड, उनको कलर कर दिया गया हमने, जैसे कि सैफरिन डाल के डिफरेंशियली। सम रीजन अपीयर डार्कर देन द अदर रीजन, कुछ ज्यादा डार्कर हो जाएंगे। ठीक है भाई, अपार्ट फ्रॉम द आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड आल्सो सैफरिन सॉल्यूशन भी ऐड कर सकते हैं, या मिथाइल ब्लू भी ऐड कर देते ताकि स्टेन कर दे सेल को। ठीक है भैया, आपने देखी होगी, न्यूक्लियस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियस के बारे में आप सुनिए, ये तो हो गया स्टेन करना। न्यूक्लियस है जी डबल लेयर कवरिंग, जब इसके बारे में डिस्कवर करा गया तो पता लगा कि इसमें डबल लेयर की कवरिंग होती है और इसका नाम दिया गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के बाहर है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल के बाहर है तो सेल मेम्ब्रेन, है ना। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स, उसके अंदर छेद होते हैं, विच अलाउ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड। तो इन जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर से और बाहर आने के लिए जैसे सेल अलाउ करती है, ऐसे ही इसकी जो मेम्ब्रेन है वो भी अलाउ करती है। ठीक है भाई, ये वहां पे एनवायरनमेंट की बात होती है, यहाँ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, तो ये जो लिक्विड भरा होगा उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस में क्या होते हैं भाई, क्रोमोसोम्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, विच आर विजिबल एज रोड शेप। वो कैसे दिखाई देते हैं, रोड शेप के, देखे होंगे ना आपने, एक्स वाई, ये रोड की तरह के दिख रहे होंगे आपको, रोड शेप स्ट्रक्चर। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, और ये कब दिखेगा आपको, जब सेल डिवाइड होने वाली होती है। Chromosomes contain information for the inheritance of feature from parent to the next generation in the form of DNA। याद रखिए कि जो DNA की फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन देता है, यानी क्रोमोसोम्स में क्या होता है, DNA होता है जो कि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि पेरेंट से अपने ऑफस्प्रिंग के पास पहुंचाने का। अगर आपसे पूछा जाए कि DNA की फुल फॉर्म क्या होती है तो क्या लिखोगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, क्रोमोसोम्स भी किसके बने होते हैं भाई, डीएनए के और प्रोटीन के बने होते हैं भाई, ये याद रखना है। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन, डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है भाई, फंक्शनल
ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। जो फंक्शनल यूनिट है, ये क्वेश्चन बन जाता है कि फंक्शनल यूनिट क्या है, डीएनए इज कॉल्ड जीन। डीएनए के अंदर जो फंक्शन करने वाला वो है जीन। इन ए सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल। और जहां डिवाइड नहीं हो रही थी वहां पे भी डीएनए होता है किसके, कि क्रोमेटिन के मटेरियल के रूप में आपको दिख जाएगा। क्रोमेटिन क्या है, मेटल इज विजिबल एज मास ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह की स्ट्रक्चर दिखेगी व्हेनेवर सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होने के लिए जा रही होती तब। आगे बात करें तो क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज इनटू द क्रोमोसोम। जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है किसमें, क्रोमोसोम्स में। द न्यूक्लियस प्ले ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन भी। सेलुलर रिप्रोडक्शन में न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा योगदान होता है। द प्रोसेस बाय विच द सिंगल सेल डिवाइड, जिस प्रोसेस से सिंगल सेल डिवाइड होती है तो ताकि एक नई सेल बन सके, इट इज ऑल्सो प्ले क्रूशियल पार्ट, ठीक है ना, अलॉन्ग विद द एनवायरमेंट एंड डिटरमाइनिंग द वे ऑफ द सेल विच डेवलप एंड व्हाट फॉर्म द एग्जिबिट मैच्योरिटी। ठीक है भाई, जैसे मैच्योर होती है तो क्या करती है, अपने आप को सेल को डिवाइड करती है भाई। तो इन सम ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया की बात करें, न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड, मतलब अच्छे से डिफाइन नहीं होता, जैसे कि बैक्टीरिया की बात कर ले तो, यानी कि इन द अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्यों, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुई नहीं होती है, तो इसलिए अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड, उसमें क्या मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड्स। ऐसी अनडिफाइंड जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। उसके न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उसका नाम हो जाएगा प्रोकैरियोट्स। ये बहुत पूछा जाता है, प्रोकैरियोट क्या होता है, कि जिसके न्यूक्लियस के बाहर लेयर नहीं होती है, यानी कि उनको न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी कि प्राइमरी। कैरियोट्स का मतलब होता है कैरियोन, यानी कि न्यूक्लियस। ठीक है भाई, तो न्यूक्लियस जिसमें अभी पूरी तरह से बना नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। समझ में आया, ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक। और जिसके अंदर नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। बात समझ में आ गई। तो प्रोकैरियोटिक सेल आल्सो लैक मोस्ट ऑफ दिस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। उसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें कुछ ऑर्गेनल भी गायब होते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल। क्योंकि साइटोप्लाज्मिक क्यों बोला गया, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म में रहते हैं। साइटोप्लाज्म बता दिया मैंने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्या बोलते हैं उसको, सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड पाया जाता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। आगे बात करते हैं, मेनी ऑफ द फंक्शन सच एज ऑर्गेनल्स आर आल्सो परफॉर्म्ड बाय द पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म का जो पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट है वो उसमें परफॉर्म कर देता है, जो कमी बेसी रह जाती है उसको कर देता है। तो क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेस वेसिकल्स, यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर, बट नॉट द प्लास्टिड। ठीक है भाई, तो ये याद रखना अपने को। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, जो बार बार मैं जिक्र कर रहा था। साइटोप्लाज्म है क्या, ये प्रोकैरियोटिक सेल दिखा रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोड है, क्योंकि न्यूक्लियस अभी डिफाइन नहीं हुआ, इसके अंदर वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है। व्हेन वी लुक एट द टेम्पररी माउंट, जब हम देखते हैं टेम्पररी माउंट ऑफ द ओनियन पिल एज वेल एज द ह्यूमन चिक सेल, वी कैन सी लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल। एक बड़ा सा रीजन होता है जो कि एनक्लोज होता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। दिस रीजन टेक अप वेरी लिटल स्टेन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म है, सीधी सी बात है, सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच की जगह है जिसमें लिक्विड भरा है, उसको बोलते हैं भाई। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है जो कि इनसाइड दी प्लाज्म मेम्ब्रेन होता है। इट ऑल्सो कंटेन मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल मिलेंगे। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, और सभी ऑर्गेनल का अलग अलग अपना एक कार्य है। आगे बात करें तो सेल ऑर्गेनल्स आर एनक्लोज बाय द मेम्ब्रेन भी। सेल एनक्लोज जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन के द्वारा क्लोज कर लिए जाते हैं। इन प्रोकैरियोट्स की बात करें, बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, द मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल आर आल्सो एब्सेंट। इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो बाउंड होते हैं, न्यूक्लियर जो आपकी मेम्ब्रेन हो गई, बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होंगे, वो भी एब्सेंट रहेंगे। ऑन द अदर हैंड द यूकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज द मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनल्स, ये भी होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं, आप इनको नोट डाउन जरूर कर लेना। यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो, साइज में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर मिलेगा, ये बड़ी है, ये छोटी मिलेगी आपको। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में, ईआर के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, एक लार्ज नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब का एंड सीट का भाई। ठीक है, तो इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूबवेल्स और राउंड, इस तरह की दिखाई देगी, लॉन्ग ट्यूब की तरफ दिखाई दे सकती है, राउंड भी। और
ओब्लोंग बैग यानी कि वेसिकल्स की तरह भी आपको दिखाई दे सकती है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ऐसे ही होती है जैसे कि प्लाज्मा की मेम्ब्रेन होती है, और ये दो प्रकार की होती है, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी क्या बताइए, दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंपॉर्टेंट है ध्यान देना, और एक होती है SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई तो RER लुक रफ, जो रफ है तो उसका नाम से ही पता लग रहा है कि रफ दिखाई देगी अंडर दी माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स। क्यों दिखाई देती है, ये भी क्वेश्चन बढ़ जाता है कि रफ क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बिकॉज इट हैज पार्टिकल कॉल्ड राइबोसोम्स, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स होता है, प्रोटीन फैक्ट्री का नाम तो सुना ही होगा। अटैच इट ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस से अटैच होता है राइबोसोम्स। द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स, सभी एक्टिव सेल में प्रेजेंट होता है, आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरर। अभी बताया ना, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को, क्योंकि प्रोटीन को बनाता है, हमारे जो सेल के अंदर प्रोटीन को बनाने का काम किसका है, राइबोसोम्स का है। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंट टू द वेरियस प्लेस ऑफ द सेल, और फिर वो मैन्युफैक्चर है वो डिपेंड कर दिया जाता है कि जिस सेल को जितनी जरूरत होती है उस हिसाब से उसको डिपेंडिंग ऑन द नीड पे भेज दिया जाता है भाई, ठीक है ना, यूजिंग ER को यूज करके। आगे है SER हेल्प द मैन्युफैक्चरर ऑफ द फैट और मोलिक्यूल। अब रफ तो किसको, राइबोसोम था ना उसके पास, तो प्रोटीन बना रहा था। अब ये स्मूथ क्या करता है, ये फैट मोलिक्यूल और लिपिड्स के लिए होता है भाई, तो इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट एंड लिपिड्स। ये बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, जो कि सेल फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो कंफ्यूज ना हो, आराम से पढ़िए, 2 दिन में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से तैयार करके जाओ ताकि जब भी आपके एग्जाम में आए तो छूटे ना कुछ भी। सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल। ये जो प्रोटीन है, लिपिड है, किस में काम कर रहा है, सेल को बनाने में भी हेल्प करता है, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भी हेल्प करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायोगोनेसिस बोलते हैं भाई, जो बनाने की प्रोसेस उसको क्या बोलेंगे, बायोगोनोसिस बोलेंगे। आगे बात करते हैं, सम ऑफ द अदर प्रोटीन एंड लिपिड फंक्शन आर एंजाइम एंड हार्मोन्स अल्दो ER वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट साइज, मतलब साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग ये मिल जाएगा आपको। इतनी बात समझ में आ गई भी, चलिए आगे चलते हैं। ये आपको एनिमल सेल में देख सकते हो, देखिए ये आपको दिखा रखी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां से दिखोगे तो सेंट्रियोल्स है, ये आपको लाइसोसोम है। उसके बाद में बात करें राइबोसोम्स, आप देख सकते हो माइट्रोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस अच्छे से आप देख सकते हो, न्यूक्लियर एनवलप है, ठीक है भाई, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपको दिख ही गया होगा। गोल्गी बॉडी के बारे में भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद में। चलिए आगे, तो वन फंक्शन ऑफ द ER इज टू सर्व एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल। जैसे कि प्रोटीन बना रहे थे, फैट जो प्रोड्यूस हो रहा था उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर यानी कि साइटोप्लाज्म के अक्रॉस पहुंचाने में हेल्प करता है, और बिटवीन दिस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तक भी पहुंचाने का काम करता है। आगे बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ऑल्सो फंक्शन एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग ए सरफेस, एक सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर सम ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी उनके लिए सरफेस प्रदान करने का काम भी किसका होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की बात करें। अगर लीवर सेल की बात करें, ग्रुप ऑफ एनिमल सेल यानी कि वर्टिब्रेट की बात करें, SER प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजनस ड्रग्स। देखो अगर हम जहर खाते हैं या कोई खा लेता है तो क्या होता है, उसको डिटॉक्सिफाइंग, अगर हल्का जहर होता है तो हमारा सेल होती है ना लीवर, वो उसको कर लेता है कंट्रोल, तो इसीलिए जैसे कि हम शराब पीते हैं उसको कंट्रोल कर लेता है ये, लेकिन ज्यादा शराब पीते हैं तो धीरे धीरे करके वो डिटॉक्सिफाइंग नहीं कर पाता है ना, तो हल्की फुल्की से तो काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं हो पाती है, तो ये याद रखना है। ये प्लांट सेल में आप देख सकते हो सेल वॉल है, एक सेल वॉल नया स्ट्रक्चर आ गया, पिक्चर देख सकते हो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, लाइसोसोम भी मिल जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक भी मिलेगा, न्यूक्लियस भी मिलेगा, गोल्गी एपरेटस भी मिलेंगे, ठीक है भाई, और साइटोप्लाज्म भी मिलेगा आपको, ये फूड वॉक्यूल्स है, ये बड़ा मिलेगा प्लांट सेल में, जबकि जो आपके एनिमल सेल में बहुत छोटा मिलेगा भाई, ठीक है। चलिए गोल्गी एपरेटस, तो इसकी खोज किसने करी, गोल्गी एपरेटस गोल्गी ने खोज करी, फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द कैमिलियो, गोल्गी ने खोज करी थी, कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड बाय द वेसिकल्स अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन द स्टेक सिट्रम, ठीक है भाई, तो ये गोल्गी एपरेटस हो गया, ये भी एक पार्ट है, ऑर्गेनल बोल सकते हैं इसको हम। तो बात करते हैं कहां मिलता है, दीज मेम्ब्रेन ऑफ्टन हैव
कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी के साथ कनेक्शन होता है इसका। द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में जो मटेरियल सिंथेसाइज होता है उसको पैकिंग करने का काम, डिस्पैच करने का काम, वेरियस टारगेट पे पहुंचाने का काम आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी बॉडी ही पहुंचता है, गोल्गी एपरेटिस के थ्रू। इस फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज करेगा, मॉडिफाई करेगा, पैकेजिंग करने का, यानी कि पैकेजिंग करने का काम किसका है भाई, गोल्गी बॉडी का है। तो गोल्गी एपरेटिस आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, और यहां तक कि लाइसोसोम को बनाने में भी हेल्प करता है। सुसाइड बैग का नाम सुना होगा ना आपने, लाइसोसोम बनाने के लिए काम में आएगा। आगे बात करें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम इज ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल होता है, सिस्टम होता है सेल के अंदर जो कि गोल्गी बॉडी से बन रहा है, गोल्गी एपरेटस से। लाइसोसोम हेल्प इन कीप द सेल क्लींस, सेल को साफ करने का काम किसका होता है, लाइसोसोम का होता है। जब फॉरेन मटेरियल आ जाता है तो उसको वर्न आउट करके मार देना, उसको खा जाना, ये इसी का काम होता है। लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्ट एंजाइम। इनके पास लाइसोसोम क्यों कर पाते, क्यों पचा लेते हैं हर चीज को, क्योंकि इनके पास एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल द ऑर्गेनिक मटेरियल, हर एक ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट कर सकता है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल बात करें, वी कोल गेट्स, व्हेन द कोल गेट्स, when the cell gets the damaged lysosomes may burst, जो damaged lysosome होते हैं burst हो जाएगा, फट जाएगा, and enzyme digest their own cell, अपनी सेल को भी डाइजेस्ट कर लेता है। therefore lysosomes को हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग। क्वेश्चन बात है लाइसोसोम क्या है, सुसाइड बैग है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। और दीज एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोक्लिन, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं किसके पास, लाइसोसोम के पास में, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, आरईआर के द्वारा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है इसको। माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, क्यों, क्योंकि ये एनर्जी देता है सेल को। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर द लाइफ इज रिलीज बाय द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बनाई जाती है। इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फॉर्म में, यानी कि एटीपी की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप बता सकते हो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट भाई। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, एटीपी को कहा जाता है भाई। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद में बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन दी सेंस दे हैव देयर ओन डीएनए, और माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का अपना डीएनए होता है एंड राइबोसोम्स भी होता है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, तो जब आप इनके पास क्या है, डीएनए है, राइबोसोम है, राइबोसोम को तो प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, तो ये अपना खुद का प्रोटीन भी बना लेता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम्स है भाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स, तो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल, हमारे प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल में नहीं मिलेगा। देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड, दो टाइप के प्लास्टिड है, एक है क्रोमोप्लास्ट यानी कि कलर्ड प्लास्टिड, एक है ल्यूकोप्लास्ट यानी कि व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड भी। तो दो प्रकार के प्लास्टिड है। प्लास्टिड कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल, प्लास्टिड में पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है प्लांट की। तो क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेनिंग वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी होते हैं, ठीक है ना, क्लोरोफिल के अलावा। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनल इन दी विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रेनुअल्स आर ऑल्सो स्टोर, तो ये भी इसमें होता है ल्यूकोप्लास्ट, जो कि स्टोर करता है इन चीजों को। आगे की बात करें तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं वोक्यूल्स के बारे में। अभी बात हो रही थी ना प्लांट में बहुत बड़े होते हैं। वोक्यूल्स एक स्टोरेज सैक होते हैं सॉलिड और लिक्विड कंटेंट के लिए। वोक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल्स, और जबकि प्लांट में लार्ज वोक्यूल्स मिलेंगे। यहाँ तक कि प्लांट के अंदर की बात करें तो 50 से 90% पूरी सेल वॉल्यूम का ये कवर करके रखते हैं, ठीक है भाई। चलिए बहुत अच्छा, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना भाई। ये थोड़े से क्या क्या आपने सीखा उसके बारे में एक बार बता देता हूं मैं, छोटे छोटे पॉइंट। फंडामेंटल ऑर्गेनाइज यूनिट ऑफ क्या है, सेल है। सेल आर एनक्लोज बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ द लिपिड और प्रोटीन। ये पूछा जाएगा कि सेल किसकी बनी होती है, तो सेल एनक्लोज होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है भाई, कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन की। उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन एक्टिव पार्ट ऑफ द सेल होती है। इट रेगुलेट करती है मूवमेंट ऑफ द मटेरियल बिटवीन द ऑर्डर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द सेल और आउटर ऑफ द, यानी कि सेल अलाउ करती है इन और आउट करने के लिए। प्लांट सेल के अंदर क्या होती है भाई, सेल वॉल होती है जो कि कंपोज होती है मेनली सेलुलोज की, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इनेबल द सेल ऑफ द प्लांट फंजाई एंड बैक्टीरिया। जो सेल वॉल होती है उसकी वजह से एग्जिस्ट द हाइपोटोनिक मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग, बिना फटे उसको अलाउ कर देती है इसकी वजह से। न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द डबल लेयर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर कैसी मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, एंड इज डायरेक्टेड द लाइफ प्रोसेस ऑफ दिस सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक फंक्शन जो होते हैं रेटिकुलम के फंक्शन होते हैं, बोथ द पास वे फॉर इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर द सरफेस, ठीक है भाई।
उसके बाद में आगे बात करें तो गोल्गी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ द स्टैक ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स ऑफ द फंक्शन, और इनका काम क्या है, स्टोरेज करना, मॉडिफाई करना, पैकेजिंग करना, गोल्गी का काम होता है। मोस्ट प्लांट सेल हैज लार्ज मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स कॉल्ड प्लास्टिड। ठीक है भाई, प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट। एक कलर देने के लिए ग्रीन पिगमेंट यही आता है, इसके अलावा येलो ऑरेंज भी मिल जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ये बता दिया, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट है स्टोरेज करना होता है। मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल हैव ए लार्ज सेंट्रल वोक्यूल, ये बताया ना, बड़ा होता है, दैट हेल्प टू मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल, यानी कि कठोरता देता है और स्टोर करता है सब्सटेंस को भाई, और वेस्ट को निकलवाने में भी हेल्प यहीं से होता है। प्रोकैरियोटिक सेल हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है भाई, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। देयर क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड दे हैव ओनली ए स्मॉल राइबोसोम एज ऑर्गेनल्स भी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार की वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आपको क्लास 8th 7th 6th की एनसीईआरटी बुक भी मिल जाएगी, क्लास 10th की भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे।